जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बारे में। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स जो कि 18 की संख्या में SU-30 MKM फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है, इन्होंने अब भारत के जो मिसाइल प्रोग्राम है इन पर अपनी नज़रें टिका ली है। और अब मलेशिया का जो इंटरेस्ट है ये भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट पर आ टिका है। रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि मलेशिया ने भारत के साथ जो शुरुआती डिस्कशन है, जहां पर ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट का इंटीग्रेशन जो कि उनके SU-30 MKM फाइटर जेट्स में है, इसको लेकर बातचीत शुरू करी है। और माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ब्रह्मोस कॉरपोरेशन के साथ जो बातचीत है ये शुरू हो गई है। अगर हम ब्रह्मोस ए की बात करें तो इस समय इन्हें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को में इक्विप किया गया है। और ये स्पेशलाइज एयर लॉन्च वेरिएंट है ब्रह्मोस की तरफ से या ब्रह्मोस कॉरपोरेशन की तरफ से, जो कि इस मिसाइल का बनाया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, तो ये काफ़ी घातक मिसाइल है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से इसने परफॉर्म किया है उसके बाद से बहुत सारे देश जो रशियन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करते हैं उनकी नज़रें भारत पर आ टिकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स जो कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर आश्रित है अपने SU-30 MKM फ्लीट के मेंटेनेंस के लिए, वो ऑलरेडी यहाँ पर भारत के साथ कई मेजर डिस्कशन है जिनमें इन्वॉल्व हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि SU-30 MKM में अगर ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करना हुआ तो जो मेजर मॉडिफिकेशंस हैं उनसे गुजारना पड़ेगा एयरक्राफ्ट को। और इसके लिए बाकायदा रॉयल मलेशियन एयरफोर्स बात कर रही है कि किस लेवल तक फ्यूजलाज को स्ट्रेंथन किया जाना है ताकि वो 2.5 टन की इस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम हो। अगर हम SU-30 MKI की बात करें तो उनमें भी ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं था। सुखोई 30 MKI में भी कुछ वेरिएंट जो है जिनमें ब्रह्मोस बेसिकली इक्विप की गई है, उन्हें सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ा है। और ये सारा काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। और इसीलिए रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ये चाहती है कि सिमिलर अपग्रेड जो है वो उनके SU-30 MKM फाइटर जेट्स को भी मिले ताकि ये मिसाइल कैरी की जा सकें। हालांकि ये निगोशिएशन जो है ये शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच में जो डील है ये फाइनलाइज कब तक की जाएगी। इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि अभी इस प्रोग्राम को फाइनलाइज होने में कुछ वर्ष का समय लग सकता है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या क्या एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस हैं वो SU-30 MKM में किए जा सकते हैं। और उसके बाद फिर ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन, ब्रह्मोस की टेस्टिंग और ब्रह्मोस का डिप्लॉयमेंट, इसमें और कई वर्ष लग सकते हैं। लेकिन स्पष्ट है कि जिस प्रकार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इन मिसाइल्स का यूज़ किया है, उन्होंने दुश्मन के दिल में एक खौफ पैदा किया है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर मलेशिया इकलौता देश नहीं है, बल्कि इन अर्मेनिया जैसे देश जो कि ऑलरेडी SU-30 SM को ऑपरेट करते हैं, उन्होंने तो सामने आकर के भारत से इसकी डिमांड करी है। और हमने कल की डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में आपको बताया कि अर्मेनियन डेलीगेशन इस समय भारत के दौरे पर है, जहाँ पर वो स्मॉल आर्म्स और रेडार सिस्टम से लेकर के जो बड़े मिसाइल सिस्टम है इनको लेकर भारत से बात कर रहे हैं। क्रमशः अर्मेनिया के इंटरेस्ट की बात करें मलेशिया से हट के, तो अर्मेनिया का इंटरेस्ट सिर्फ ब्रह्मोस तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका जो प्राइमरी फोकस है वो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए तो है, लेकिन एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए भी वो अस्त्र मिसाइल को कंसीडर कर रहे हैं। और भारत से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारे SU-30 SM फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में मदद करें और हमें उस लेवल का अपग्रेड मिले ताकि अजरबैजान से जो थ्रेट आ रही है अर्मेनिया के लिए उसको काउंटर किया जा सके। तो देखना यह है कि भारत सरकार इस पर किस प्रकार से निर्णय लेती है, क्योंकि अंततः जो निर्णय होगा वो सरकार का ही होगा और उसी के अनुरूप आगे चल के काम होगा। और यहाँ पर इंडोनेशिया जैसे देश हैं वो ऑलरेडी ब्रह्मोस को लेकर इंटरेस्टेड हैं ही। तो बस यहाँ पर इंतजार है कि बात कब तक आगे बढ़ती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारतीय थल सेना को लेकर के। भारतीय थल सेना इस समय एक तरफ जहां अपनी फायर पावर को इन्हांस करने में लगी है, तो वहीं भारतीय थल सेना अब एक बड़ा निर्णय लेने वाली है और ये निर्णय होगा 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद का। जी हाँ, भारतीय थल सेना इस समय जो प्लान्ड एक्विजिशन है 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का, जो कि 3 टन क्लास के हाईली एजाइल न्यू जनरेशन के हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया है, इन्हें खरीदने वाली है। अब ये डील जो है ये एक ब्रॉडर रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, जहां पर भारतीय थल सेना को 225 LUH की ज़रूरत है ताकि वो अपने पुराने हो रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को रिप्लेस कर सके, जो कि लंबे समय से सर्विस में है। अब इसको लेकर के जो अभी करंट स्टेटस है वो कॉस्ट निगोशिएशन स्टेज है और उसके बाद जो आर्मी एविएशन कॉर्प्स का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ये बड़ा कदम उठाया जाएगा।
हालांकि कुछ डिलेज का सामना करना पड़ा, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और ये चैलेंजेस थे इन हेलीकॉप्टर में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर को लेकर के। हालांकि ये सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से सप्लाई किए गए थे, लेकिन एचएएल ने इन हर्डल्स को पार कर लिया है और अब ये सॉफ्टवेयर डिलीवर भी किए जा चुके हैं और इंस्टॉल भी किए जा चुके हैं। 6 एलयूएच हेलीकॉप्टर ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और जहां पर एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी जो कि नीदरलैंड्स की है उनसे टेक्निकल असिस्टेंस भी लिया गया था और अब ये प्रोग्राम मोमेंटम को प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर एलयूएच के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक सिंगल इंजन का 3 टन क्लास का हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर की तरफ से विकसित किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। जहां पर सेना को एक वर्सटाइल हाई परफॉर्मेंस रोटरक्राफ्ट की जरूरत थी तो वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये 1960 के दशक में खरीदे गए जो चीता हेलीकॉप्टर हैं उनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। एलयूएच को बनाने के पीछे का उद्देश्य ही था हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को इजीली एग्जीक्यूट करना, जिसमें रिकॉनेसेंस हो गए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हो गया या फिर यूटिलिटी मिशंस हो गए, उनको ये पूरा करने में सक्षम है। एलयूएच का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 3150 किलोग्राम का है और इसकी जो क्रूज स्पीड है वो 235 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं अगर हम बात करें रेंज की तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर की होने वाली है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 6500 मीटर्स की है, यानी 21000 फीट की सर्विस सीलिंग के साथ ये देखने को मिलता है, जो कि इसे सियाचिन ग्लेशियर और ईस्टर्न लद्दाख के जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, डिमांडिंग इन्वायरमेंट है, उनके लिए पूरी तरीके से एक आदर्श हेलीकॉप्टर बना देता है। एलिवेट जितना पावरफुल है उतना ही एडवांस भी है। ये एक ग्लास कॉकपिट को फीचर करता है जिसमें हमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रोटर ब्लेड्स की तो इसमें हमें 4 ब्लेड हिंजलेस जो मेन रोटर है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें 4 ब्लेड बेयरिंगलेस टेल रोटर भी देखने को मिलता है जो कि एजिलिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। इसको पावर करने के लिए 750 किलोवाट के शक्ति 1U टर्बोशैफ्ट इंजन का यूज़ किया जाता है जो कि सैफरान की तरफ से विकसित किए गए हैं या सैफरान के जो एडोटिन 1U इंजन है उनसे डिराइव किए गए हैं और इसे बेसिकली एचएएल और सैफरान की तरफ से को डेवलप किया गया है। ये एलियोच हेलीकॉप्टर डुअल चैनल फुल अथॉरिटी इंजन डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी फेडैक सिस्टम के साथ जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि इनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस करता है। इसमें स्किड बेस्ड लैंडिंग गियर्स देखने को मिलते हैं, फोल्डेबल रोटर्स देखने को मिलते हैं जो कि इसे कन्फाइंड स्पेसेस में जो ऑपरेशन होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आदर्श बना देते हैं। यही नहीं बल्कि इसमें एक हेल्थ एंड यूजर्स मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें नाइट विजन कंपैटिबल कॉकपिट भी देखने को मिलता है जो कि रात के ऑपरेशंस के लिए भी इन्हें एक आदर्श प्लेटफॉर्म बना देती है और यही कारण है कि भारतीय थल सेना बड़ी संख्या में जो कि तकरीबन 225 की रिक्वायर्ड संख्या है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। हालांकि शुरुआती जो ऑर्डर्स आएंगे वो 126 हेलीकॉप्टर्स के आएंगे और आगे चल के ये संख्या जो है ये बढ़ने वाली है क्योंकि सेना को अपने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स रिप्लेस करने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।